वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है आपकी स्क्रीन के ऊपर। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन वेयर इज कॉन्फिडेंस। गुची, अरमानी, जो भी दूसरी अलग अलग बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, एलवी, लुई विटॉन और व्हाटएवर, ये सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के कपड़े आप पहनेंगे, दैट विल नॉट मेक यू फील गुड, दैट विल नॉट मेक यू मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन। अगर आपने एक बहुत ही रास्ते पर से भी टी शर्ट या फिर जीन्स लिया है, तो भी लोगों का ध्यान जो है वो आपके ऊपर पड़ सकता है, तो भी लोग जो है वो आपको नोटिस करेंगे। यू नो द रीजन वाई? द रीजन इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट इज इंटरनल। कपड़े और वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल चीज़ हैं। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, यू विल नॉट लुक राइट। तो पहनना है अगर किसी चीज़ को, तो मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंस को पहनिए, कॉन्फिडेंस को कैरी करिए। और कॉन्फिडेंस जो है, यू वॉन्ट बिलीव, एक बहुत ही, आज उतना तो वक्त नहीं है, बट आई विल गिव यू जस्ट वन टिप। कॉन्फिडेंस के लिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है अपने जीवन में, ऑल यू नीड टू डू इज डीप ब्रीथिंग। राइट, डीप ब्रीथिंग। अपने पेट से सांस लें, प्रैक्टिस करें। डीप ब्रीथिंग विल मेक यू कॉन्फिडेंट। आज 24 अगस्त 2021 है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टडी IQ लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियो, प्राइज, सारी चीज़ें आपको दो ऐसे सोर्सेस हैं जहां पर से मिल जाएगी। एक है हमारी वेबसाइट, एक है हमारा मोबाइल ऐप। डियर फ्रेंड्स, आज मेरा गला इतना ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट। द रीज़न इज़ ये जो मिक्स्ड सीज़न चल रही है हमारे यहाँ पर। एक लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी, और फिर एक दो दिन बारिश, थोड़ी बहुत बारिश हुई, और मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट हो गया, और उसके बाद धूप निकल आई। तो ये मिक्स्ड सीज़न की वजह से मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको थोड़ी बहुत खांसी, थोड़ा बहुत ज़ुकाम, ये चीज़ें हैं। तो आज मैं भी ऐसा ही कुछ फील कर रहा हूँ। इट्स नॉट दैट बैड, बट शायद आपको मैं थोड़ा स्लो लगूँ या फिर आउट ऑफ फोकस लगूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। नंबर्स मैटर, पायोनियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है। पॉलिटिक्स यानी कि नॉट बीजेपी कांग्रेस वाला पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटी के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा है कि तमिलनाडु को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तमिलनाडु को कॉम्पनसेट करना होगा, क्योंकि तमिलनाडु ने सक्सेसफुल प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। इसकी वजह से तमिलनाडु राज्य की पॉपुलेशन कम हुई, और उसकी इम्पैक्ट ये हुई कि तमिलनाडु की जो लोकसभा की 2 सीट्स हैं वो कम हो गई। एंड आई एम श्योर आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें तो पता ही होगी, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी करने की शुरुआत की है। तो मैं बहुत ही क्विकली एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये एक एरिया है, राइट, एक जगह है जहाँ पर लेट्स से 10,000 लोग रहते हैं। फिर दूसरा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर 10,000 लोग रहते हैं। फिर एक और जगह है जहाँ पर 10,000 लोग रहते हैं। तो ऐसे 3 एरियाज़ हैं। तो ये हो गया आपका राज्य नंबर 1। फिर एक देश का दूसरा राज्य है, वहाँ पर ऐसे 10-10 हज़ार वाले 4 बॉक्सेस हैं या फिर 4 एरियाज़ हैं, राइट। फिर तीसरा ऐसा राज्य है जहाँ पर 10-10 हज़ार वाले, लेट्स से थोड़े बहुत मैं बना लेता हूँ, लेट्स से 10 हैं। तो इस राज्य की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 1 लाख। इस राज्य की पॉपुलेशन है 40,000, 40 के। इसकी है 30 के, और इसकी है 100 के, यानी कि 1 लाख। ओके। अब लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा किस राज्य में होगी? ऑफ कोर्स इस राज्य में होगी। उसके बाद ये वाला राज्य, उसके बाद ये वाला राज्य। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा राज्य, ये राज्य नंबर 1 जो है, उसने बहुत ही मेहनत की, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की, ये जो फैमिली प्लानिंग है उसका प्रोग्राम अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया, और कुछ समय के बाद, लेट्स से 30-40 ईयर्स के बाद, इस राज्य की पॉपुलेशन जो है ये 30 के से कम होकर लेट्स से 20 के हो गई। तो इस राज्य ने तो अच्छा किया ना कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, लेकिन इसकी सज़ा ये होगी, या फिर आप कहेंगे कि आपने भला किया लेकिन आपके साथ बुरा हुआ। तो इसमें होगा ये कि पहले इसकी 3 सीट्स थी लोकसभा की, पार्लियामेंट की, लेट्स से, और ऑफ कोर्स लोकसभा और राज्यसभा की।
अलग अलग होती है, बट आई एम जस्ट सेइंग टू मेक इट बिट क्विकर। तो यहाँ पर 3 सीट्स पहले थी जब 30,000 पॉपुलेशन थी, अब 20,000 है तो 2 सीट्स हो जाएगी। और जस्ट इमेजिन कि ये राज्य है, इसकी पॉपुलेशन 100K की जगह पर इसकी पॉपुलेशन हो गई 150K, तो होगा ये कि इसमें सीट्स जो हैं वो इंक्रीज की जाएगी, राइट। तो इसकी पहले जो 10 सीट्स थी अब ये 15 सीट हो जाएगी। तो अगर आप इस राज्य से इलेक्शन जीत जाते हैं या फिर आपकी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, तो आप बस यही राज्य को, ऐसे 2-3 राज्यों को पकड़ लीजिए, तो आप नेशनल इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे। आपकी पार्टी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाएगी, आपके पार्टी के जो लीडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। समझे आप? तो दिस इज़ द रीज़न कि हमें ये आर्टिकल को समझना है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा है कि तमिलनाडु ने तो मेहनत की, अच्छा काम किया, लेकिन उनकी 2 सीट्स जो हैं वो चली गई। 1967 के इलेक्शन के टाइम पर, उससे इलेक्शन से पहले ऐसा हुआ था कि तमिलनाडु की पहले 41 सीट्स हुआ करती थी, फिर वो 39 हो गई। ये एक पुरानी बात को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने एक बात बताई है। डीलिमिटेशन, कुछ समय पहले हमने बात की थी, याद है डीलिमिटेशन के बारे में, कि जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया। व्हाट इज़ डीलिमिटेशन? अगेन, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, बॉक्सेस ये जो बनाए थे, तो पहले ऐसे एक एक बॉक्सेस या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग रहते हैं, लेट्स से यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 10,000। फिर कुछ समय के बाद आप कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि जो बॉक्स नंबर 1 में जो 10,000 थे वहाँ पर 11,000 हो गए हैं, एक जगह पर 12,000 हो गए हैं और एक जगह पर 8,000 हो गए हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ के ये डिस्ट्रिक्ट वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर आ गए हों, या फिर किसी और राज्य में चले गए हों, या फिर यहाँ पर फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है तो इसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो कुछ कुछ समय पर यू हैव टू डू दिस रेगुलर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, जिससे आपको पता चले कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है लोगों का। ऐसा तो नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है लेकिन उसका रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एक ही है, या फिर पॉपुलेशन कम हो गई है और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो ऐसे सिचुएशन ना हो। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ अनइवन इन स्टेट्स। हमारे अलग अलग राज्यों के अंदर, हमारे देश में अलग अलग राज्यों के अंदर पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो काफ़ी अनइवन है। कुछ जगह पर ज़्यादा है, कुछ जगह पर कम है। इनफैक्ट इंट्रा स्टेट की बात करें, एक स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी आपको अप एंड डाउन्स जो हैं वो देखने को मिलते रहते हैं। अब एक लंबे समय से हमारा देश जो है वो एक फुल डीलिमिटेशन की राह देख रहा है। 70s के बाद कभी ऐसा हुआ नहीं, और पार्शियल कुछ छोटे बड़े थोड़े बहुत किए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि 2026 तक ये पॉसिबल नहीं हो गएगा, और प्रैक्टिकली 2031 कंसेंसस के बाद ही एक प्रॉपर थरो पूरे देश की एक डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो हो पाएगी। इट एंडेड अप री एडजस्टिंग द बाउंड्रीज एंड एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 2002 और 8 के बीच में जब ये डीलिमिटेशन की एक छोटी सी एक्सरसाइज की गई तो उससे कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं आया। उसमें क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो पहले ये बॉक्स की साइज़ इतनी हुआ करती थी, अब इसको कुछ जगहों पर बॉक्स को कम किया गया, उसकी साइज़ को घटाया गया, कुछ जगह पर इसको बढ़ाया गया, राइट। बॉक्स, व्हेन आई से बॉक्स आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये चीज़ हुई, और कुछ रिजर्व्ड सीट्स जो हैं उसके नंबर्स अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और जम्मू एंड कश्मीर में फरवरी में सरकार ने डीलिमिटेशन की, पार्शियल डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज की, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो इतना कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में कुछ सीट्स जो हैं उसके नंबर्स चेंज हुए हैं। अब ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी, इज़ इट, कि आपके राज्य ने और फाइनेंस कमीशन के साथ भी, जब फाइनेंस कमीशन को लेकर भी ये एक सदर्न स्टेट्स जो हैं हमारे देश के, तो उनकी ये एक डिमांड रहती है कि हमने तो पॉपुलेशन कम की है, पॉपुलेशन को कंट्रोल में हम लेकर आए हैं, तो हमें उसके बदले में ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर आप जो टैक्सेस हैं वो डिवाइड कर रहे हैं और फिर आप पॉपुलेशन के आधार पर हमें कम दे रहे हैं। दिस विल नॉट बी फेयर। आपने कुछ, इट्स लाइक कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने कंपनी के लिए मेहनत करके ज़्यादा पैसे बचाए, राइट। तो और एक दूसरा डिपार्टमेंट है जिसने इतना कोई काम नहीं, इनफैक्ट उस डिपार्टमेंट ने खर्च जो है वो बढ़ाया है। तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट ने पैसे बचाए हैं, कंपनी का फ़ायदा करवाया है, तो आपको उसका इंसेंटिव मिलना चाहिए। फिर ऐसा हो कि जो खर्च भी कर रहा है उसको भी उतना ही मिलेंगे और जो बचा रहा है उसको भी उतना ही मिलेंगे, तो थोड़े समय तक के लिए तो ठीक है, फिर बाद में
जो बचाने वाला है वो भी डीमोटिवेट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन ना हो हमारे देश में, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है और आगे चलकर ये और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अब एक अंग्रेजी में एक फ्रेज़ है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको अब आप फेस टू फेस उसको उसके साथ डील कीजिए। जो भले ही प्रॉब्लम बड़ा है या फिर डेंजरस है, नाउ यू हैव टू डील विथ इट। अब आप सोचिए मत, अब टेक द चैलेंज। तो सरकार को अब ये डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे कि कैसे अगर किसी जगह की पॉपुलेशन कम है तो हाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि उनके साथ अन्याय ना हो। और एक चीज़ जो सरकार कर सकती है वो ये भी है कि टाइम टू टाइम हम ये डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज करें। क्या होता है कि आप एक लंबे गैप के बाद डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज करते हैं तो जो एक बदलाव है वो ग्रेजुअल नहीं रहता है, वो बदलाव जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है, जिसकी वजह से लोग नाराज़ हो जाए। फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइस है, तो पेट्रोल की प्राइस में सरकार ने क्या किया, ग्रेजुअल पेन दिया हमें, राइट। 75, फिर 75.26, फिर 77 हो जाता है, फिर धीरे से 77 पॉइंट समथिंग, फिर 78, ऐसे ऐसे करके 100 तक पहुंच गए। जस्ट इमेजिन कि आप आज पेट्रोल फिलअप करने के लिए जा रहे हैं और 70 रुपीज़ पर लीटर चल रही है, और दूसरे दिन आप जाएं और 100 रुपीज़ है, देन यू विल स्टार्ट, आप हेलमेट निकालेंगे और स्टार्ट स्लोगन्स, एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे कि 30 रुपीज़ ऑल ऑफ द सडन। लेकिन सरकार ने धीरे 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 करके इंक्रीज़ किए, तो हम इकट्ठा नहीं होंगे, हम इतना ज़्यादा जो है उसके ऊपर इश्यू क्रिएट नहीं करेंगे। तो सेम थिंग गोज़ विथ डीलिमिटेशन एक्सरसाइज एज वेल, कि अगर आप टाइम पर नहीं करेंगे तो फिर ये ऐसी सिचुएशन होगी। अगर आप टाइम टू टाइम करते हैं तो ग्रेजुअल चेंजेस होंगे। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। गिव इट ए रेस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को और ट्रायल कोर्ट्स को फिर से याद करवाया है कि अननेसेसरी अरेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। होता यह है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को अरेस्ट किया जाता है। अब पुलिस के पास ना तो उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो कहाँ पर आप रखेंगे, इट्स अ वेरी बैड प्लेस जहाँ पर लॉकअप में, और इट्स नॉट, इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग प्लेस, बहुत ही ख़राब चीज़ वहाँ पर यू फाइंड कि कोई शराब के चक्कर में वहाँ पर आया है, कोई दूसरे क्राइम्स है, सभी को एक साथ एक जगह पर रखा जाता है। तो छोटे छोटे ऐसे इश्यूज़ के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शराब एंड फाइट एंड ऑल दिस, बट कुछ ऐसे क्राइम्स हो जाते हैं, लोगों से कुछ गलती हो जाती है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है लेकिन उससे कोई गलती हो गई, तो पुलिस शुड टेक ए सॉर्ट ऑफ सेंसिबल डिसीजन कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। ये व्यक्ति भले ही अपने घर पे रहा, जब इसको फाइन पे करने की बात आएगी, जब वो वक्त आएगा तब हम उसको बुला लेंगे और फिर वो व्यक्ति वहाँ पर आ जाएगा, फाइन पे कर देगा और फिर वो चला जाएगा। उसके लिए उसको 2-3 दिन जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा ही केस हुआ था, एक स्टोन सप्लायर थे, तो उनको बुक किया गया, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई और उनके साथ कुछ 83 लोगों को बुक किया गया था। आज से 7 साल पहले की ये बात है। अब ये जो व्यक्ति हैं ये पुलिस के साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा था, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पकड़ने इन द सेंस, इस व्यक्ति को अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको बुला लीजिए कि ये टाइम पर आपको कोर्ट में जज के सामने हाजिर रहना है, और वो व्यक्ति वहाँ पर आ जाएगा, जज साहब जो कहेंगे वो चीज़ हो जाएगी और फिर दैट्स इट, थिंग इज़ डन। तो यही बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जो सेक्शन 170 है CRPC का, इसमें जो कस्टडी शब्द है, दिस इज़ नॉट पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। इसका मतलब ये होता है कि कोई केस चल रहा है तो उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो सिर्फ आपको उतना ही मेक श्योर करना है कि जब कोर्ट की तारीख होती है तो उस टाइम पर उस व्यक्ति को वहाँ पर आपको प्रेजेंट करना है, वो व्यक्ति वहाँ पर हाजिर होना चाहिए। अब 10 दिन के बाद कोर्ट की तारीख है तो देयर इज़ नो पॉइंट के आप उस व्यक्ति को लॉकअप में रखें। Despite multiple high court verdicts on similar lines and Supreme Court's 1994 Joginder Kumar guidelines for police and courts to follow for arrest in cognizable offences, the Supreme Court judges ruled that trial court judges were insisting an arrest as prerequisite formality for taking charge sheets on record. कुछ जगह पर क्या होता है कि ट्रायल कोर्ट जो हैं
उनके जजेस ये कहते हैं कि अगर आपको चार्जशीट फाइल करनी है तो पहले आप एक प्री रिक्विजिट फॉर्मेलिटी ये है कि आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कीजिए. सो दिस इज़ नॉट ओके. सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि कि अच्छी ट्रेनिंग से और रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से हम जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस वाले हैं तो उनको अपग्रेड कर सकते हैं, उनको उनकी नॉलेज एनहांस कर सकते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं कि हर केस में आपको लोगों को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी चीज़, डू यू नो ए फनी थिंग अबाउट आवर कंट्री, आज भी कुछ जगहों पर सेक्शन 66A IT एक्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये सेक्शन 66A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, डिलीट कर दिया है. लेकिन आज भी बहुत सारी अदालतों में, हमारे देश की अदालतों में सेक्शन 66A को लेकर केसेस चल रहे हैं. बहुत सारे लोगों के ऊपर इसको लेकर केस चल रहे हैं. और 1962 का जो केदारनाथ सिंह जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप सरकार की निंदा करते हैं तो फिर आपके ऊपर सेडिशन, आपके ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता. लेकिन आज भी हमारे देश में वो चीज़ चल रही है. तो ये एक बहुत ही शर्म की बात है कि जो कानून ही नहीं है हमारे देश में, जो कानून पहले था लेकिन डिलीट कर दिया गया, तो अब वो कानून नहीं है तो उस कानून को लेकर भी केसेस चल रहे हैं. तो इट इज़ वेरी बैड. ये बहुत ही ख़राब बात है. और इसके पीछे रीज़न ये है, इट इज़ प्योर एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन. जो भी लोग ये सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या फिर जुडिशरी के साथ, पुलिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको एक अपग्रेड की आवश्यकता है. कुछ ऐसी हमें एक तरकीब निकालनी पड़ेगी आज के डिजिटल ज़माने में. तो इट बिकम्स वेरी ईजी एज वेल कि जो जो चीज़ें डिलीट की गई हैं, यू मस्ट हैव ए लिस्ट ऑफ इट. और टाइम टू टाइम लोगों को अपग्रेड मिले, अपडेट्स मिले कि ये चीज़ें जो हैं वो अब नहीं हैं, अब ये कानून चलाए गए हैं. अब बात करते हैं ताउते, यास और अनफॉर्चुनेटली बट दिस इज़ अ रियलिटी, फ्यूचर में भी इस प्रकार के साइक्लोन्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे. मई 2021 की बात करें तो गुजरात में हमें ताउते देखने को मिला. और फिर ओडिशा की बात करें तो यास नाम का साइक्लोन जो है वो हमें देखने को मिला. अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये उनका रिपोर्ट है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट ये कहता है कि 199 लोगों की जान चली गई. 37 मिलियन पीपल जो हैं, 37 मिलियन लोगों को इससे ये जो साइक्लोन्स है उसकी वजह से वो प्रभावित हुए. और इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ है देखिए यहाँ पर, $4.3 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ है ये 2 साइक्लोन्स की वजह से. And look at this map on your screen, cyclone prone area of India. Thanks to this map, हम समझ सकते हैं कि हमारा देश जो है जब साइक्लोन की बात करें तो कितना वल्नरेबल है. गुजरात का ये पूरा पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो साइक्लोन से प्रभावित रहता है. केरला का पोर्शन, गोवा, एंड देन व्हेन यू कम हियर तो देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राइट, देन ओडिशा हैं, वेस्ट बंगाल हैं. तो ये सारे राज्य. अब कुछ फैक्ट्स के ऊपर आप नज़र डालिए. क्रॉप की बात करें, ये 2 अभी हम सिर्फ साइक्लोन ताउते और यास की बात कर रहे हैं. फिर इसके अलावा हम दूसरे जो ओवरऑल जो साइक्लोन की क्या इम्पैक्ट होती है इसके बारे में भी बात करेंगे. और ये आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलते हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल बन जाता है. मैं चाहता हूँ कि आज की जो PDF हैं ये आप सेव करके कहीं पर अच्छी तरीके से रखें. और अगर आप नोट्स बना रहे हैं नेचुरल डिज़ास्टर को लेकर तो उस नोट्स में ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स उसमें ऐड कर देना ज़रूर. रिवीजन में आपको बहुत काम आएंगे. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना. ओके, क्रॉप एरिया कितना अफेक्ट हुआ? 0.24 मिलियन हेक्टर्स. कितने हाउसेस डैमेज हुए? 0.45 मिलियन हाउसेस. 2.5 मिलियन लोग जो हैं उनको इवैक्यूएट किया गया था. और कितने सारे पेड़ जो हैं वो गिर गए. तो ऑलरेडी जो ग्रीन कवर है, जो ग्रीन कवर हम एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो ग्रीन कवर भी डैमेज हुआ है. एक तरफ कोविड भी चल रहा था तो कोविड के ऊपर भी सरकार खर्च कर रही थी, ऊपर से ये ताउते आ गया, यास आ गया, तो फिर राज्य सरकारों का खर्च जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया.
अब इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 2013 का ये डेटा है, और दिस इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको सिविल सर्विसेज में चाहे यूपीएससी हो चाहे राज्य लेवल की एग्जामिनेशन हो, तो उसमें आपको ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हाल ही में भारत को बहुत सारे ऐसे साइक्लोन्स देखने को मिले, चक्रवात देखने को मिले, तो आईएमडी के मुताबिक नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को देखिए और बताइए कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से साइक्लोन्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो उसमें से एक रीज़न क्या है, इंक्रीजिंग सी सरफेस टेम्परेचर्स इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन। जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है इसका सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, भारत का जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से भी साइक्लोन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। और हर साल 5 से 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, और उसमें से 2 से 3 जो हैं वो काफ़ी सीवियर बन जाते हैं। अब भारत की कोस्ट लाइन हमने देखी, 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है भारत की। अगेन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि पूरी कोस्ट लाइन ये, एंड देन यू कैन ऐड दिस अंडमान निकोबार वाली और लक्षद्वीप वाली कोस्ट लाइन ऐड कर दें, तो वी हैव रफली 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। 96 डिस्ट्रिक्ट्स भारत के ऐसे हैं जो कोस्ट के साथ जुड़े हुए या फिर कोस्ट के नज़दीक हैं, और टोटल 262 मिलियन लोग जो हैं वो डायरेक्टली साइक्लोन्स और सुनामीज से प्रभावित रहते हैं। इतने लोग जो हैं वो डायरेक्ट डेंजर में हैं। वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस का एस्टिमेशन ये कह रहा है कि 200 मिलियन सिटी रेजिडेंट्स जो हैं ये स्टॉर्म्स और अर्थक्वेक्स की वजह से प्रभावित होंगे बाय 2050, और 1891 से लेकर 2020 की बात करें तो टोटल 313 साइक्लोन्स हमें इंडिया में देखने को मिले, और इसमें से 130 साइक्लोन्स ऐसे थे जो सीवियर कैटेगरी के थे, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स थे। और ये साइक्लोनिक जो वेस्ट कोस्ट है इसने 31 साइक्लोन्स फेस किए, बाकी के जो हैं 282 ये ईस्ट कोस्ट में हमें देखने को मिले। ओडिशा में 97, फिर आंध्र प्रदेश में 79, तमिलनाडु 58, वेस्ट बंगाल 48, गुजरात 22, महाराष्ट्र गोवा 7 एंड केरला को 2 ऐसे साइक्लोन्स जो हैं वो देखने को मिले। साइक्लोन्स की बात करें तो नेचुरल डिज़ास्टर्स जो अलग अलग होते हैं, तो उन नेचुरल डिज़ास्टर्स में से सेकंड सबसे ज़्यादा होने वाला कोई डिज़ास्टर है तो दैट इज़ साइक्लोन। इसके बाद डैमेजेस की बात करें तो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव रहता है, राइट। खर्च की बात करें कितना डैमेज क्रिएट करता है, तो साइक्लोन्स आर द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इंकर्ड इन डैमेज। लीथल डिजास्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक में लोग मरते हैं, उसके बाद फ्लड, और उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है साइक्लोन। फेटालिटीज़ ड्यू टू साइक्लोन डिक्लाइन फ्रॉम 10,378 in 1999 to 110 in 2020। अब फेटालिटीज़ यानी कि मृत्यु जो है वो कम क्यों हुई है, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि अब हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं। 1999 में जब ओडिशा में ये एक साइक्लोन आया था तो बहुत सारे लोग, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो मर गए थे, लेकिन अब ना के बराबर मृत्यु होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमें पहले से पता चल जाता है। लेकिन ये सारे स्टेप्स जो हैं जैसे कि साइक्लोन फोरकास्टिंग और बेटर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा, टाइमली इवैक्यूएशन, रिहेबिलिटेशन, ये सारे मेथड्स अच्छे तो हैं, लेकिन ये ज़ीरो फेटालिटी अप्रोच नहीं अचीव कर सकते हम इससे। वी नीड टू डू मोर फॉर इट। 1999 से 2020 तक की बात करें तो टोटल नुकसान आप देखिए 2,990 मिलियन से लेकर 14,920 मिलियन का नुकसान जो है वो यहाँ पर इतना था और अब यहाँ पर इतना बढ़ता जा रहा है। और साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है, तो ये नुकसान जो है वो भी हमारा बढ़ता जाएगा। और कहते हैं कि इंडिया जो है ये लगभग आप पकड़ लीजिए 20 साल का समय जो है, तो इस 20 साल में भारत ने हर साल अपनी जीडीपी का 2% जितना जो है, इंडिया लॉस्ट अराउंड 2% ऑफ जीडीपी एंड 15% ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर 1999 टू 2020। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2021 ये कहता है कि 2019 में पूरी दुनिया में जो अलग अलग देश नेचुरल डिज़ास्टर्स से प्रभावित हुए तो उसमें भारत का रैंक था रैंक नंबर 7। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं। मैं आई एम श्योर कि आप बहुत सारे आंकड़े मैं आपके साथ कर रहा हूँ कि इसमें नंबर 1, इसमें नंबर 2। जैसे मैंने आपको बताया कि पहली ही बार आपको सिर्फ अभी समझना है, सिर्फ ये आंकड़ों को देखना है।
आप 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, तब जाकर आपको कुछ क्लैरिटी जो है और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और फिर टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, ताकि नेचुरल डिजास्टर के ऊपर हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यू कैन ऐड सम पॉइंट्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर, जो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं, एंड इट विल एड वैल्यू टू योर आंसर। तो ये है कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो साइक्लोन्स के साथ जुड़े हुए हैं। अब हमें अगर साइक्लोन्स को कम से कम नुकसान कर इसको मिटिगेट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, साइक्लोन वार्निंग सिस्टम इसको और बेटर बनाना है। फिर कैसे मैंग्रोव्स का इस्तेमाल करते हुए हम कोस्टल एरिया में डैमेज कम कर सकते हैं। आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो उस प्रकार का होना चाहिए कि डैमेज ना हो। जो गरीब लोग हैं तो उनको पक्के मकान दिए जाएं, और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी और इसका भी जो इंस्टॉलेशन है वो अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ हम स्टेप्स उठाएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स मिलकर काम करेंगे, तभी ये अचीव हो सकता है, वरना फिर इश्यूज चलते रहेंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, स्टेइंग इन्वेस्टेड। द हिंदू का ये आर्टिकल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये कहा है कि आप सभी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को ब्रीफ प्रोवाइड करें कि सरकार जो है वो अफ़गानिस्तान में क्या कर रही है, और कैसे हम हमारे लोगों की जान बचाएंगे, कैसे हम वहाँ से इवैक्यूएट करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त जब से तालिबान ने कम्प्लीटली काबुल को टेक ओवर किया है, तब से अफ़गानिस्तान की सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग हो चुकी है, और हमारे देशवासियों को वहाँ से इवैक्यूएट करना और ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। भारत सरकार ने सबसे पहले जो एंटायर एम्बेसी का स्टाफ था और सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनको इवैक्यूएट कर लिया, और कई लोग ये कह रहे हैं कि शायद उसकी वजह से ही जो बाकी के लोग हैं उनको इवैक्यूएट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि अगर एम्बेसी वाले लोग नहीं होंगे तो फिर लोग कहाँ पर जाएंगे, हु विल बी योर लीडर, हु विल गाइड यू। तो ये कुछ प्रश्न जो हैं वो अभी उठाए जा रहे हैं, बट आई एम श्योर कि भारत सरकार ने अगर ये डिसीजन लिया है तो ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ ऐसी डिमांडिंग होगी कि आपको सबसे पहले इन लोगों को, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं वो इन आतंकवादियों के टारगेट में रहते हैं, तो इट इज़ बेटर कि हम उनको इवैक्यूएट कर लें। ऐसा कुछ हुआ ही होगा, आई एम श्योर। तभी दिस इज़ जस्ट माई एजम्पशन, ये एक एजुकेटेड गेस में लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ ही हुआ होगा, वरना क्योंकि हमने 1990s में भी इवैक्यूएशन किया है, दुनिया के दूसरे देशों में भी इवैक्यूएशन किया है, तो इट्स नॉट लाइक कि हमारे लिए ये पहली बार है। वी हैव डन इट, वी हैव गुड एक्सपीरियंस। लेकिन जब हम हमारे सिक्योरिटी पर्सनल और एम्बेसी स्टाफ को सबसे पहले इवैक्यूएट करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजर में होंगे। अब अफ़गानिस्तान के बारे में हम कल बात कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि अगर मिक्स्ड सरकार बनती है या सिर्फ तालिबान की सरकार बनती है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस। तो नई रेजीम कैसे बिहेव करेगी, वी कैन नॉट से एनीथिंग, वी आर नॉट श्योर कि क्या होगा। फिलहाल वी आर जस्ट फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी ऑफ वेट एंड वॉच। A repeat of brutal regime seen from 1996 to 2001, क्या यही चीज़ फिर से दोबारा देखने को मिलेगी? 1996 से 2001 के बीच में जो तालिबान की सरकार थी, तो उस प्रकार जो वायलेंस किया था, जो बर्बादियाँ की थी, क्या वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी? नॉट श्योर। भारत ने एक स्पेशल वीज़ा लॉन्च किया, इसका नाम है इमरजेंसी एक्समिस्क, और ये ख़ास करके अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए है कि अगर वो भारत में इमरजेंसी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए फैसिलिटी है। तो लेट्स होप के इंडियंस को तो हम वापस लाएंगे ही, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जैसे कि सिख हैं, पारसी हैं, हिंदूज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सरकार उनको तो वापस लाएगी ही। और अब ये भी एक बातचीत चल रही है कि जो सीए की बात हो रही थी, तो सरकार कह रही है कि अब समझ में आया कि क्यों सीए जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए अफ़गानिस्तान में क्या सिचुएशन हो रही है, तो जो वहाँ पर हिंदूज़ हैं, वहाँ पर पारसीज़ हैं, वहाँ पर जो सिख हैं या फिर जैन हैं या फिर बुद्धिस्ट लोग हैं, तो वो किस देश में जाएंगे, कौन सा देश उनको संभालेगा? उनको भारत ही वापस आना पड़ेगा, या फिर भारत ही ऐसा देश रहेगा जहाँ पर वो आ सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़, इट्स नॉट अबाउट बीइंग एंटी मुस्लिम या फिर ऐसी कोई भारत सरकार की बात नहीं है। ये इमरजेंसी एक्समिस्क जो वीज़ा है, इट इज़ फॉर पीपल हु आर अफ़गानी, वो चाहे अफ़गानी पठान हो या फिर जो भी अलग अलग कम्युनिटी के हों, राइट। एज फार एज लाइक बिगर ब्रांच वुड बी, बिगर अम्ब्रेला वुड बी मुस्लिम्स, कि अगर अफ़गानिस्तान के मुस्लिम्स हैं और वो भारत में इमरजेंसी पर आना चाहते हैं, वो
अपने परिवार के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी जान को खतरा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये ई इमरजेंसी एक्स मिस्क नाम का एक वीज़ा जो है, स्पेशल वीज़ा जो है वो लॉन्च किया। लेट्स होप कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद कर सकें, और जब चीज़ें सेटल हो जाएगी तब वो वापस ऑफ कोर्स अपने देश में चले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें उनकी मदद की आवश्यकता है। एज ए ग्लोबल लीडर, एज ए लीडर इन साउथ एशियन रीजन, वी हैव टू टेक ए स्टैंड। हम उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स। प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप इनको देख लीजिएगा। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका राइट आंसर है ग्रीनलैंड आइस शीट, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आई होप आज भी मुझे ऐसा ही अच्छा फील करवाएंगे आप बाय पोस्टिंग योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो ये है आप आज का आपका प्रश्न, और जैसा मैं हर रोज़ कहता हूँ आज भी कहूँगा, और ये इम्पोर्टेंट भी है कि डियर फ्रेंड्स आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको ये जेन्युइनली पसंद आता है, अगर जेन्युइनली आपके नॉलेज का वैल्यू एडिशन होता है हर रोज़ इस सीरीज़ से, तो फिर आई वुड से कि ये जो नालंदा है, नालंदा यानी कि ना आलमदा, यानी कि नो स्टॉपिंग ऑफ द गिफ्ट ऑफ नॉलेज, तो ये नॉलेज की जो गिफ्ट है ये दूसरे लोगों के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।